नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज, इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस नवे एपिसोड में आइए हरियाणा राज्य के गठन के पीछे के इतिहास पर नजर डालें। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। आज की कहानी बड़ी कमाल की है। हम एक ऐसे राज्य के बनने की बात कर रहे हैं जो भाषा, संस्कृति और आर्थिक भेदभाव की एक लंबी लड़ाई से पैदा हुआ। हाँ, हरियाणा का बनना सिर्फ पंजाब के नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं था। बिल्कुल, ये दशकों के संघर्ष, राजनीतिक दांवपेच और अपनी पहचान बनाने की जिद की कहानी है। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि 1947 के विभाजन की राख से लेकर 1966 के नए राज्य तक का सफर कैसा था। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1947 से। ब्रिटिश भारत का शायद सबसे खुशहाल और अमीर सूबा पंजाब बट जाता है। रेडक्लिफ लाइन ने इसे पश्चिम पंजाब और पूर्वी पंजाब में तकसीम कर दिया। पश्चिम पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना और पूर्वी पंजाब भारत में रहा। लेकिन ये सिर्फ एक मुल्क का बंटवारा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बंटवारा सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सरहद नहीं बना रहा था, बल्कि अनजाने में भारत के नए पूर्वी पंजाब के अंदर भी एक बंटवारे की नींव रख रहा था। अच्छा, वो कैसे हुआ? ये कि जो नया पूर्वी पंजाब भारत में बना वो एक द्विभाषी, मतलब 2 भाषाओं वाला राज्य था, और इसमें 2 बहुत ही अलग अलग इलाके थे। 2 अलग इलाके? हाँ, एक था उत्तर पश्चिमी हिस्सा जहां पंजाबी बोली जाती थी। ये इलाका उपजाऊ था, यहाँ नहरों का जाल था, सिंचाई की अच्छी सुविधाएं थीं और मौसम भी बेहतर था। और दूसरा? और दूसरा था दक्षिण पूर्वी हिस्सा जहां हिंदी और हरियाणवी बोली जाती थी। ये इलाका ज्यादातर सूखा, कम उपजाऊ और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था। यहीं से भविष्य के टकराव की जमीन तैयार हो रही थी। मतलब एक ही राज्य के अंदर 2 अलग अलग दुनिया बस रही थी। एक तरफ खुशहाली थी और दूसरी तरफ पिछड़ापन और शायद नजरअंदाज किए जाने का एहसास। एकदम सही। और इसी एहसास ने आगे चलकर भाषा के सवाल को और हवा दी। एक ही राज्य में रहने के बावजूद दोनों इलाकों के लोगों की जरूरतें, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा सब अलग थी। और जो संसाधन थे उनका ज्यादा फायदा पंजाबी बोलने वाले इलाकों को ही मिल रहा होगा। बिल्कुल। यहीं से ये मांग उठनी शुरू हुई कि भाई हमारी भाषा और हमारी पहचान अलग है तो हमारा राज्य भी अलग होना चाहिए। अब बंटवारे के बाद हालात और भी पेचीदा हो गए। उस वक्त पंजाब में कुछ रियासतें भी तो थीं, उनका क्या हुआ? हाँ, ये एक और बड़ी उलझन थी। पूर्वी पंजाब में 8 रियासतें थीं, जैसे पटियाला, नाभा, जींद वगैरह। ये सीधे तौर पर पंजाब प्रांत का हिस्सा नहीं बन सकती थीं। तो फिर? तो 1948 में इन सभी को मिलाकर एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया जिसका नाम था पेप्सू, यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पेप्सू, मैंने ये नाम सुना है, लेकिन ये था कैसा? क्या ये एक जुड़ा हुआ इलाका था? यही तो मजेदार बात है। इसे ऐसे समझिए कि पेप्सू एक राज्य नहीं बल्कि एक पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों जैसा था। मतलब? इसके 5 अलग अलग हिस्से थे जो पूर्वी पंजाब के नक्शे पर यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। सोचिए, इस तरह के राज्य में शासन चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये तो है। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भाषा का मुद्दा और भी तेजी से गरमाने लगा। शिरोमणि अकाली दल, जो सिख हितों की आवाज उठा रहा था, उसने जोर शोर से एक अलग पंजाबी सूबा यानी पंजाबी राज्य की मांग शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि पंजाबी बोलने वाले जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए। बिल्कुल। तो एक तरफ पंजाबी सूबे की मांग उठ रही थी और दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ पेप्सू था। ऐसे में उस वक्त की सरकार ने क्या किया? उन्होंने इस भाषाई गुत्थी को सुलझाने की कोई कोशिश की? कोशिश तो हुई।
इस मांग के जवाब में 1949 में कांग्रेस सरकार सच्चर फॉर्मूला लेकर आई। सच्चर फॉर्मूला? हाँ, इसका मकसद था कि पंजाब के द्विभाषी चरित्र को बनाए रखा जाए, बिना राज्य को बांटे। फॉर्मूला ये था कि पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पंजाबी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी क्षेत्र। और पढ़ाई लिखाई का क्या तय हुआ? तय हुआ कि स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम वही भाषा होगी जो उस क्षेत्र की मुख्य भाषा है, यानी पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी मीडियम और हिंदी क्षेत्र में हिंदी मीडियम। और दूसरी भाषा का क्या? दूसरी भाषा को दूसरी क्लास से एक अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जाना था। मतलब पंजाबी क्षेत्र के बच्चों को हिंदी पढ़नी थी और हिंदी क्षेत्र के बच्चों को पंजाबी। कागज पर तो ये एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ समाधान लग रहा है। लग तो रहा था, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। अक्सर ऐसे फॉर्मूले जमीन पर फेल हो जाते हैं। तो क्या हुआ? जिस फॉर्मूले का इरादा एकता बनाए रखना था, उसी ने दरारें और गहरी कर दी। मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। अब हर कोई अपनी भाषा को लेकर और ज्यादा कट्टर हो गया। ओह। तनाव इतना बढ़ गया कि जब 1951 की जनगणना हुई तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक असाधारण फैसला लिया। क्या फैसला? उन्होंने कहा कि पंजाब में भाषा के कॉलम में कोई एक भाषा नहीं लिखी जाएगी, बल्कि पंजाबी हिंदी का एक मिला-जुला विकल्प दिया जाएगा। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी विस्फोटक हो चुकी थी। तो एक फॉर्मूला जो शांति के लिए था, उसने बंटवारे को और पक्का कर दिया। इसके बाद तो मामला राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी तक पहुंचा ही होगा। हाँ बिल्कुल। 1953 में जब पूरे देश में राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए एसआरसी का गठन हुआ, तो पंजाब के दोनों पक्षों ने अपनी अपनी मांगें जोर शोर से रखी। अकाली दल ने तो पंजाबी सूबे की ही मांग की होगी। जी, उन्होंने कहा कि पेप्सू और पंजाबी बोलने वाले जिलों को मिलाकर एक पंजाबी सूबा बनाया जाए। और हरियाणा क्षेत्र के नेताओं का क्या कहना था? क्या वो चुप थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी पंजाब से अलग होने की मांग की, बल्कि उनके पास तो कई विचार थे। जैसे कि? कुछ नेताओं ने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे मेरठ और आगरा के साथ मिला दिया जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति और बोली उनसे मिलती जुलती है। अच्छा। कुछ ने तो दिल्ली को भी शामिल करके एक महादिल्ली या विशाल हरियाणा राज्य बनाने का सपना देखा। तो मैदान में 3 मांगे थीं, पंजाबी सूबा, अलग हरियाणा और मौजूदा स्थिति। तो एसआरसी के सामने एक बड़ा सिरदर्द था। उन्होंने क्या फैसला सुनाया? एसआरसी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने पंजाबी सूबा और अलग हरियाणा दोनों ही मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों को? जी। क्यों? उनका तर्क था कि इन मांगों के पीछे आम जनता का समर्थन नहीं है, ये सिर्फ कुछ नेताओं की राजनीति है। और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने आग में घी डालने का काम किया। वो क्या थी? आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पंजाब में कोई असली भाषा की समस्या है ही नहीं, और तो और उन्होंने पंजाबी को पश्चिमी हिंदी की एक बोली बता दिया। क्या पंजाबी को हिंदी की बोली बता दिया? हाँ, ये कहना कि पंजाबी एक अलग भाषा नहीं बल्कि हिंदी का ही एक रूप है, पंजाबी पहचान पर एक तरह का हमला था। इसने पंजाबी और हिंदी के बीच की रेखा को सैद्धांतिक रूप से धुंधला कर दिया, जबकि जमीन पर ये रेखा बहुत गहरी हो चुकी थी। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर हिंदी और पंजाबी बोलने वाले इलाके इतने अलग थे, उनकी अपनी पहचान थी, तो एसआरसी ने उन्हें मिलाकर एक महापंजाब बनाने का सुझाव क्यों दिया? ये तो समस्या को और बढ़ाने जैसा था। आपका सवाल बिल्कुल सही है। यह उस वक्त की केंद्र सरकार की सोच को दिखाता है। नेहरू और दूसरे बड़े नेता भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे को लेकर बहुत आशंकित थे। उन्हें डर था कि देश टूट जाएगा। बिल्कुल, उन्हें लगता था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। एसआरसी का फैसला इसी सोच का नतीजा था। उन्हें लगा कि एक बड़ा मिला जुला राज्य बनाने से ये छोटी छोटी पहचानें कमजोर पड़ जाएंगी और एक मजबूत पंजाबी पहचान उभरेगी। तो समाधान क्या निकाला? इसलिए उन्होंने न सिर्फ हरियाणा और पंजाबी सूबा की मांग ठुकराई, बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब में मिलाकर एक महापंजाब बनाने का प्रस्ताव दे दिया, और 1956 में ये लागू भी हो गया। यानी समस्या को सुलझाने के बजाय उसे एक बड़े कालीन के नीचे छिपा दिया गया। लेकिन ऐसी समस्याएं ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रहती। बिल्कुल। 1956 में महापंजाब बनने के बाद कुछ समय तक शांति रही। अकाली दल और कांग्रेस ने मिलकर सरकार भी चलाई, लेकिन ये समझौता ज्यादा दिन नहीं चला। अंदर ही अंदर असंतोष सुलग रहा था। और फिर आंदोलन शुरू हो गया। हाँ, 1960 आते आते अकाली दल ने मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पंजाबी सूबा के लिए एक बड़ा और जोरदार आंदोलन
फिर से शुरू कर दिया। और इस बार हरियाणा क्षेत्र की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वे इस नए महापंजाब से खुश थे? खुश तो बिल्कुल नहीं थे। पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ साथ एक अलग हरियाणा राज्य की मांग भी जोर पकड़ रही थी। अच्छा। अप्रैल 1961 में आर्य समाज के समर्थन से हरियाणा लोक समिति का गठन हुआ। उनका अभियान 3 मुख्य बातों पर केंद्रित था। वो क्या थी? 1. हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। 2. पंजाबी को जबरदस्ती थोपने का विरोध करना। और सबसे जरूरी, पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा क्षेत्र के साथ हो रहे आर्थिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना। तो अब लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं रही, बल्कि आर्थिक हक की भी हो गई थी। हाँ, उनकी शिकायत थी कि सारा विकास, सारी नौकरियां, सारा पैसा पंजाबी भाषी इलाकों में जा रहा है और हिंदी भाषी इलाके पिछड़े के पिछड़े ही हैं। और इसी बीच देश पर भी मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। नेहरू जी का निधन हुआ, 1962 में चीन से युद्ध और फिर 1965 में पाकिस्तान से। इन घटनाओं ने इस अंदरूनी राजनीति को कैसे प्रभावित किया? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। बिल्कुल। 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो कैसे? इस युद्ध में खासकर पंजाब की सरहद पर सिख समुदाय और सिख सैनिकों ने बहादुरी की मिसाल कायम की। उनके जबरदस्त योगदान और देशभक्ति ने पूरे देश का दिल जीत लिया। ये बड़ा दिलचस्प है कि एक बाहरी संघर्ष ने देश की अंदरूनी राजनीति को इतना प्रभावित किया। पंजाबी सूबे की मांग को एक नई नैतिक शक्ति दे दी। दूसरा, राजनीतिक जरूरत भी थी। केंद्र सरकार को ये समझ आ गया था कि इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करना जरूरी है। तो अब पंजाबी सूबे की मांग को टालना लगभग नामुमकिन हो गया था। बिल्कुल। और जब पंजाबी सूबे की मांग मानी जानी तय हो गई, तो हरियाणा का अलग होना भी लाजमी हो गया। हाँ, अब ये तय था कि अगर पंजाब का बंटवारा भाषा के आधार पर होगा तो एक पंजाबी भाषी राज्य बनेगा और एक हिंदी भाषी। दोनों मांगे एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन का फैसला कर लिया। और आखिरकार वो दिन आया, 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पास किया। ये वो ऐतिहासिक कानून था जिसने आज के हरियाणा को जन्म दिया। जी हाँ, इस कानून ने महापंजाब का 3 तरफा विभाजन किया। 3 तरफा? हाँ। पहला, दक्षिण पूर्व के हिंदी भाषी जिले हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक और करनाल को मिलाकर हरियाणा का नया राज्य बनाया गया। ठीक है। दूसरा, उत्तर पश्चिम के पंजाबी भाषी जिलों ने नया पंजाब सूबा बनाया, जिसे आज हम पंजाब कहते हैं। और तीसरा हिस्सा? तीसरा हिस्सा, जो उत्तर पूर्व के पहाड़ी जिले थे, जैसे कांगड़ा, कुल्लू और शिमला, उनका विलय उस समय के केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया। और चंडीगढ़ का क्या हुआ? वो शहर जो दोनों के बीच में था। चंडीगढ़ का मुद्दा सबसे पेचीदा था। दोनों ही राज्य उसे अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। तो क्या समाधान निकाला गया? अनोखा समाधान निकाला गया। चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसे पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गया। ये एक ऐसा राजनीतिक समझौता था जो आज भी कायम है। हाँ, और जो आज भी दोनों राज्यों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो हरियाणा का जन्म सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये दशकों के संघर्ष की एक महागाथा है। बिल्कुल। इसमें 1947 के बंटवारे का दर्द था, अपनी भाषा और पहचान को बचाने की लड़ाई थी, आर्थिक बराबरी का संघर्ष था और देश की बदलती राजनीति के दांवपेच थे। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक हिंदी भाषी क्षेत्र ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एक लंबा और दृढ़ संकल्प वाला सफर तय किया। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा का गठन तो हो गया और दोनों राज्य आज तरक्की की राह पर हैं, लेकिन चंडीगढ़ का मुद्दा आज भी एक भावनात्मक और राजनीतिक विषय बना हुआ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में लिए गए फैसले और राजनीतिक समझौते वर्तमान को कैसे आकार देते रहते हैं। हाँ, और उनकी गूंज आने वाले भविष्य में भी कैसे सुनाई देती है। राज्यों की सीमाएं शायद नक्शे पे खिंच जाती हैं, पर दिलों और सियासत की लकीरें अक्सर बनी रहती हैं।